Okay. Let's start. So this is our first lesson of quantum physics, the black body radiation. Um, in the previous class, we have learned that there are some issues in classical mechanics. So there were some issues raised uh, in the late 19th century that can't be answered using the conventional classical methods or Newtonian mechanics. So one of the most important issues of that era is called black body radiation. So basically, we'll try to figure out what are the issues of black body radiation and what people try to do uh, to solve this riddle. So, just let me give you a brief historical overview of the problem. Um, so, um, accord, so let's start from the Maxwell's theory. आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी मैक्सवेल की थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के मैक्सवेल के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो होती हैं वो एक ही तरह की चीज़ें हैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और उनकी वजह से जो हमारे पास उनके कॉम्बिनेशन से या उनकी जो प्रोपिगेशन होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सूरत में होती है सो आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो असल में कुछ भी नहीं है वो आपके पास कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ये रिलेशन शायद आपकी नज़रों से गुजरा हो सो म्यू नॉट क्या है आपके पास परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस की और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है सो ये कांस्टेंट अपीयर होता है कूलम लॉ में और ये आपके पास अपीयर होता है एम्पियर्स लॉ में so c speed of light so this just comes out to be 3 multiplied by 10 is to power 8 meter per second अब मसला हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये है कि जब आपके पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो फर्ज करते हैं कि हमारे पास हम यहाँ पर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं सो ये आपके पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है इसे आप यहाँ इसको हीट सप्लाई करते हैं डेफिनेटली जब आप इसको हीट सप्लाई करेंगे तो ये ग्लो करेगा तो इसमें एनर्जी की चेंज आएगी वो एनर्जी की चेंज किसी ना किसी फॉर्म में अमिट होगी सो हम कह देते हैं कि यहाँ से मुख्तलिफ तरह की रेडिएशन निकल रही होंगी अब ये जो रेडिएशन है इनकी मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज भी होंगी इन रेडिएशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग इनकी कोई वेवलेंथ होगी यहाँ पर आप क्या करें आप टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं हीट दे रहे हैं हीट की वजह से टेम्परेचर में चेंज आ रही है वो क्या करता है कि सॉलिड आपका ग्लो करता है और कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वेवलेंथ एमिट होती है सो इसका मतलब है कि किसी स्पेसिफिक टी पे सो लेट मी कॉल दिस T1 या इसको जनरली हम मैं TI कह देता हूँ किसी स्पेसिफिक TI पर कोई स्पेसिफिक लैम्डा आई ही निकलेगा अगर आपके पास मिसाल के तौर पर अगर आपके पास टेम्परेचर से 10 केल्विन है तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं कि 1 नैनोमीटर की निकलती है जब भी आपके पास टेम्परेचर 10 केल्विन का होगा कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमेशा 1 नैनोमीटर की होगी इसका मतलब है कि ये वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड कर रही है इस टेम्परेचर के साथ ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप कोई दूसरा सॉलिड लें या जिसकी केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो और आप ये टेम्परेचर उसको सप्लाई करें और आपके पास यहाँ पर कोई ऐसी वेवलेंथ एमिट हो जिसकी वेवलेंथ 2 नैनोमीटर है ऐसा मुमकिन नहीं होगा क्योंकि हर स्पेसिफिक टेम्परेचर के साथ कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ ही एसोसिएटेड है सो ये असल में फिनोमेना है हम इसको स्टडी करना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन क्या है या ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या रिलेशन है हम लैम्डा को फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट कर सकते हैं टेम्परेचर को एनर्जी के साथ कर सकते हैं अभी हम आहिस्ता आहिस्ता ना इस टेम्परेचर और लैम्डा की आइडिया से एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के आइडिया पे शिफ्ट करेंगे इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक आइडिया से जो थॉमस वेजवुड ने दिया था लेट मी जस्ट चेंज देयर वाज अ पर्सन थॉमस वेजवुड 1792 1792 में थॉमस वेजवर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट्स करते हुए एक आइडिया प्रपोज किया था जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी वो बेसिकली बुनियादी तौर पर थॉमस वेजवुड किसी ओवंस को स्टडी कर रहा था जो हमारे पास जिस तरह आम रूटीन में आजकल घरों में ओवंस वगैरह होते हैं इसी तरह एक ओवन को वो स्टडी कर रहा था तो उसने
ये चीज नोट की थी कि ओवन में जो मर्जी चीज रखी जाए, सो लेट मी से कि ये आपके पास एक ओवन है, आप इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के सॉलिड रख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सॉलिड ये ए रख दिया है, फिर अगली दफा सॉलिड बी रख दिया है, देन कोई सॉलिड सी रख दिया है। अब ओवन को जैसी वो हीट सप्लाई करता था, वो ही डेफिनेटली इन डिफरेंट एलिमेंट्स तक जाती थी, इन डिफरेंट मटेरियल्स तक जाती थी। और ये ए बी सी तीनों डिफरेंट हैं, इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, इनमें से कोई भी एक जैसे एलिमेंट्स नहीं है। लेकिन उसने एक बात महसूस की कि चाहे आपकी केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो, केमिकल नेचर डिफरेंट हो, इनकी शेप डिफरेंट हो, इनका साइज डिफरेंट हो, जैसे ही एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आप सप्लाई करेंगे, तमाम एलिमेंट्स जो होंगे उनका कलर रेड हो जाएगा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, एट स्पेसिफिक टी। इसी तरीके से जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इनका कलर कुछ और डिफरेंट हो जाएगा। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये येलो होंगे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये पर्पल होंगे, फिर किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ये ग्लो हो वाइट हो जाएंगे। यानी कि कलर का ताल्लुक है किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर के साथ। इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि मटेरियल्स की कॉम्पोजिशन क्या है, उनका साइज क्या है, उनका टेम्परेचर, उन केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी अम, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि आखिर ऐसा क्या फिनोमेना हो रहा है इन मटेरियल्स में, नेचर में ऐसी क्या चीजें जो वेवलेंथ और टेम्परेचर को इस एक मिस्टीरियस तरीके से आपस में रिलेट कर रही है। इस प्रॉब्लम को लोग इस पे स्टडी करते रहे, और देन 19वीं सदी के निसफ में जाकर एक और साइंटिस्ट था जिसको हम लोग करंट थ्योरी की वजह से जानते हैं, किरचॉफ। आपने किरचॉफ के लॉज को स्टडी किया होगा एफएससी में। किरचॉफ ने एक एक्सप्लेनेशन दी थी इस सारे मामले को स्टडी करने के लिए, किरचॉफ थ्योरम। उसने एक थ्योरम प्रपोज किया था कि इसकी एक अहम वजह क्या हो सकती है। उसके मुताबिक अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है, एज्यूम करते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे हमने रखी हुई है। ये जितनी, और यहाँ पर आप इसे कोई रेडिएशन दे रहे हैं, लेट मी कॉल दिस के इसको मैं ए एफ कह देता हूँ। ए एफ से मुराद है एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस। और जितनी ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है उतनी रेडिएशन एमिट कर देता है। इसको मैं कह देता हूँ एमिटेड रेडिएशंस। अभी मैं F बताता हूँ कि अब यहाँ पर एफ से क्या मुराद ले रहे हैं। किरचॉफ के मुताबिक अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम पर हो, तो वो जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, वो रेडिएशन, जितनी रेडिएशन वो एमिट करेगा, ईएफ, वो प्रोपोर्शनल होंगी एब्जॉर्ब रेडिएशन में। जितनी रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही वो एमिट करेगा, जितनी वो एमिट कर रहा है कॉरेस्पॉन्डिंगली उतनी ही वो एब्जॉर्ब कर रहा है। दरमियान में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। असल में ये जो चीज़ है, मैं एक दफा इसको दोबारा लिख दूं। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो यहाँ पर एक फंक्शन इंसर्ट कर देते हैं जे, एफ टी। जे जो फंक्शन है वो एफ और टी का फंक्शन है। आपके पास ये एक इक्वेशन आती है जिसको हम किरचॉफ थ्योरम कहते हैं, ब्लैक बॉडी, किरचॉफ लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब यहाँ पर हमारे पास ईएफ से मुराद क्या असल में, ईएफ ये अभी हमने इसको एमिटेड रेडिएशन का है, लेकिन असल में ये पावर है, पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। एएफ हमारे पास क्या है, एएफ एब्जॉर्प्शन पावर है, एब्जॉर्प्शन पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बेसिकली ये फ्रैक्शन है इंसिडेंट पावर की। इंसिडेंट पावर एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। मैं फिलहाल फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये हमारे पास फंक्शन जे क्या है, जो जिसको हमने स्मॉल एफ और टी का फंक्शन कहा है।
सो ये एक यूनिवर्सल फंक्शन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू किरचॉफ। यूनिवर्सल फंक्शन का मतलब है कि ये तमाम बॉडीज के लिए सेम होगा। ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ अजसाम के लिए इसकी मिकदार मुख्तलिफ होगी। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन, हमें यहीं से देख के नजर आ रहा है कि ये फंक्शन एफ के ऊपर डिपेंड करता है। और एफ क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी। एंड टी, टी क्या चीज़ है? टेम्परेचर। सो ये किरचॉफ की ये बेसिकली पहली बुनियादी अटेम्प्ट थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अंडरस्टैंड करने की, कि चीज़ें जब उनको एक खास टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो वो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्यों एमिट करती हैं। तो किरचॉफ के मुताबिक उसका जवाब ये था कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर वो थर्मल एक्विलिब्रियम पर है तो वो जितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही वो रेडिएशन को आगे एमिट भी करवाएगा। लेकिन ये चीज़ प्रोपोर्शनल है एक फंक्शन के। ये चीज एक फंक्शन की वजह से आपस में रिलेट कर रही है, वो जिस फंक्शन को उसने यूनिवर्सल फंक्शन JFT का नाम दिया है। तो उसके मुताबिक रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन और एमिशन के दरमियान ये ताल्लुक उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर की वजह से है। सो यहाँ पर कोई एक ऐसा फंक्शन है जो ये सारा काम करवा रहा है। सो इस अभी हम देखेंगे कि हम JF को और JF को फाइंड कैसे कर सकते हैं या JF की वैल्यू क्या होगी। सो लेकिन ये पहली एक अटेम्प्ट थी इस चीज़ को समझने की कि असल में ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है। क्योंकि ब्लैक बॉडी को अमूमन एक आइडियल एमिटर और आइडियल एब्जॉर्बर कहा जाता है, यानी कि जो जितनी रेडिएशन एमिट करवाती है उतनी ही रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करवाती है। या आप ये समझें कि जितनी भी रेडिएशन ब्लैक बॉडी के ऊपर फॉल करेंगे वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। सो हम कह सकते हैं कि फॉर अ ब्लैक बॉडी, सो ब्लैक बॉडी को मैं कैप डबल बी से रिप्रेजेंट करूंगा, एब्जॉर्प्शन फैक्टर जो है वो 1 के बराबर होगा। सो ब्लैक बॉडी जितनी भी रेडिएशन फॉल कर रही होंगी उसके ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज की होंगी वो उन सब को एब्जॉर्ब कर लेगी। सो ब्लैक बॉडी के से लिए किरचॉफ थ्योरम हमारे पास बन जाता है कि ई एफ इज इक्वल टू जे एफ ऑफ टी। इस बात का मतलब ये है कि जो भी रेडिएशन फॉल करेंगी चाहे वो जिस मर्जी फ्रीक्वेंसी की हों वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, देन कॉरस्पॉन्डिंगली सारी की सारी एमिट हो जाएंगी। सो बेसिकली ये थ्योरम हमें बताता है कि ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट एब्जॉर्बर भी है और एक परफेक्ट एमिटर भी है। सो ये हमारे पास किरचॉफ की स्टेटमेंट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के सिलसिले में। सो यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई 1879 में जोसेफ स्टेफन की तरफ से। सो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद लोग 100 ईयर्स तक इसको स्टडी करते रहे। देन जोसेफ स्टेफन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की ब्लैक बॉडी की प्रॉब्लम की तरफ। सो ये कंट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंटली आई थी, इसका थ्योरी से कोई ताल्लुक नहीं था। सो जोसेफ स्टेफन कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। सो उसके मुताबिक, उस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेडिएशन एमिटेड होती हैं, कोई मिसाल के तौर पे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो जितनी भी रेडिएशन एमिट करेगा जो टोटल एमिशन होगी वो प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की पावर 4 के। सो ये एक एक्सपेरिमेंट रिजल्ट था जो एक्सपेरिमेंट से उसने डिड्यूस किया कि जितनी भी रेडिएशन एमिट हो रही हैं वो टेम्परेचर की एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करेंगे। सो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इस चीज को लिख सकते हैं कि ई टोटल इक्वल्स इंटेग्रल जितनी भी रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, डीएफ का मतलब है कि जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है ये इनफाइन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी। सो यानी कि एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास से फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर हाँ आपने 100 तक जाना है तो आप इसमें स्पेसिफाई करेंगे कि 0 वाली वो लाइट एब्जॉर्ब और एमिट होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है, जिसकी 1 हर्ट्ज है, 2 हर्ट्ज है। ऐसा नहीं है। कोई भी फ्रीक्वेंसी चाहे वो 1.00001 हर्ट्ज की ही क्यों ना हो, चाहे वो 1.321 हर्ट्ज की क्यों ना हो, वो इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, देन इसको एमिट कर सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर इसकी लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ली है। यानी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक फैला हुआ है।
सो ये रिलेशन आपके पास एक कांस्टेंट यहाँ पर लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो ये आपको सिग्मा T4 के बराबर आता है। सो इस चीज को हम लोग नाम देते हैं स्टेफन्स लॉ का। सो यहाँ पर आपके पास जो सिग्मा है ये स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। हम इस चीज की डेरिवेशन में नहीं जा रहे क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था, एक्सपेरिमेंट से हमने हमारे सामने आया था। लेकिन हम आखिर में जाके जब इसकी एक जनरल रिलेशन डिराइव करेंगे अगली क्लास में, तो हम वहां पर इन लॉस को चेक करेंगे कि क्या किसी स्पेशल केसेस के अंदर हम इनको डिराइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो ये आपके पास स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। सो जिसकी वैल्यू अराउंड अबाउट होती है 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ वॉट पर मीटर स्क्वेयर केल्विन रेज़्ड पर -4। ऐसा लेकिन अब लाजमी नहीं कि आपके पास हर बॉडी ही ब्लैक बॉडी हो। सो क्या वहां पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा? होना तो ये चाहिए कि इस लॉ का वहां पर भी अप्लाई हो। तो उसके लिए हम इसके अंदर एक छोटा सा इजाफा करते हैं। हम कहते ये हैं कि जो रिलेशन ऐसे ही रहेगा हमारे पास, लेकिन सिग्मा T4 के साथ हम एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, जिस कांस्टेंट को हमने नाम दिया हुआ है ए का। सो ये एक जनरल रिलेशन है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ का। आमतौर पर हमारे पास ए की वैल्यू जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में ए की वैल्यू 1 होती है। सो अगर आपके पास फॉर ब्लैक बॉडी ए की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये आइडियल केस है, जितनी रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतनी ही उसने एमिट करनी है। लेकिन रियल बॉडीज में ऐसा नहीं होता। आमतौर पर हमारे पास कुछ लाइन लॉसेस होते हैं, कुछ पावर के लॉसेस होते हैं, तो इसकी वजह से ए की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती। फॉर आइडियल ब्लैक बॉडीज हम कह सकते हैं, और आई सॉरी फॉर रियल ब्लैक बॉडीज ए की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है। सो ए कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ए 1 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी रेडिएशन वो आगे एमिट कर रहा है वो एब्जॉर्ब करने वाली से ज्यादा थी। तो यानी कि जो एनर्जी आपको आउटपुट में मिल रही है, एक तरह से रफली हम कह सकते हैं आउटपुट में मिलने वाली एनर्जी ज्यादा है, इनपुट में मिलने वाली एनर्जी कम है। सो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक पॉसिबल नहीं है। सो लिहाजा ए की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। अगर 1 है तो वो एक आइडियल ब्लैक बॉडी है, अगर 1 से कम है तो वो फिर एक रियल ब्लैक बॉडी है। सो ये जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसके जरिए हम बहुत सारी चीज़ों का, स्टार्स वगैरह के टेम्परेचर इसी के थ्रू हम लोग फाइंड वगैरह करते हैं। आप लोगों को मैं असाइनमेंट में एक प्रॉब्लम दूंगा जिसमें आप लोगों ने इस रिलेशन को इस्तेमाल करके सन का टेम्परेचर फाइंड करना होगा। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। सो उस दौर में ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम की तरफ, जिसको हम लोग स्टेफन लॉ कहते हैं, स्टेफन्स लॉ। अच्छा, अब इन सारी चीजों को देख के ये लगता है कि शायद किसी हद तक ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो चुकी है, या हो उस दौर में हो गई थी। लेकिन इनमें कुछ अभी भी कुछ मसाइल है। मैं यहाँ पर एक प्लॉट आप लोगों के सामने शो करता हूँ, शायद उससे कुछ आइडिया क्लियर हो सके कि हम किस चीज़ की बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लैम्डा है माइक्रोमीटर्स में, और यहाँ पर हमारे पास इंटेंसिटी है पर यूनिट वेवलेंथ। तो यहाँ पर मैं कुछ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ये डेफिनेटली ये अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं होंगे, सो एक रफ स्पेक्ट्रम है। सो ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और आपके पास किसी फाइनाइट वैल्यू तक जा रहे हैं। ये मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के लिए ड्रॉ किए गए हैं सारे जो हैं। सो ये वाला जो ग्राफ है आपके पास, ये 2000 केल्विन के लिए है। ये जो ग्राफ है इसको हमने 3000 केल्विन के लिए ड्रॉ किया है, और ये जो चीज़ है ये 4000 केल्विन के लिए है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ, सो ये वो वाला टेम्परेचर है जहाँ पर आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ मिल रही है। सो यहाँ पर आपके पास लैम्डा मैक्स है।
अब आप यहाँ पर इस डायग्राम में एक चीज बहुत इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वेवलेंथ शॉर्ट होती जाती है। मसलन वेवलेंथ आपकी इस साइड पे बढ़ती जा रही है। सो यहाँ पर आपके पास जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर रही है जितना जितना आप राइट की तरफ जा रहे हैं। सो अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ आपके पास वन के ये मार्किंग लेवल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आप देख सकते हैं कि जो 3000 सॉरी जो 2000 केल्विन के ऊपर पीक वेवलेंथ आ रही है वो ज़्यादा है। सो लैम्डा 2000 इज ग्रेटर देन लैम्डा 4000। ये हमें इस ग्राफ से ये एक्सपेरिमेंट से लोगों ने चेक किया। सो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं आपकी वेवलेंथ कम होती जाती है। अब ये जो हमें यहाँ से ये एक इस ग्राफ से एक जो चीज़ हम बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो ये कि लैम्डा मैक्सिमम और टेम्परेचर के दरमियान कोई इनवर्स रिलेशन मौजूद है। सो लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके सामने ये ग्राफ आ गया, तो यहाँ से हम बहुत इजीली एक बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम लैम्डा और टेम्परेचर के दरमियान एक इनवर्स रिलेशन है। सो इस चीज को हम लोग नाम देते हैं वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का। सो वाइन्स ने इस लॉ की एक जर्नल फॉर्म रिप्रेजेंट की थी कि लैम्डा मैक्स और टी को जब हम बेसिकली बराबर आएगा बी बाई टी के। सो लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू बी। सो बी को वाइन्स कांस्टेंट कहा जाता है। अगेन ये भी एक एक्सपेरिमेंट से ये लॉ डिड्यूस किया गया था, ये एम्पिरिकल लॉ है। और जो बी की वैल्यू आपके पास 2.898 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इसका यूनिट मीटर और इसका यूनिट केल्विन। सो ये मीटर केल्विन में आपके पास इसकी वैल्यू आती है। सो ये एक और बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी करने के लिए। लेकिन इस लॉ में भी कुछ मसाइल थे कि ये एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर्स के लिए ही काम करती थी। हर टेम्परेचर के लिए ये इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो अभी हम देखेंगे कि कौन से ऐसे टेम्परेचर है जहां पर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन बहरहाल इसको आप इसकी वैलिडिटी आप एक इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर स्टेफन लॉ से भी फाइंड करें और देन उसी चीज का टेम्परेचर वाइन्स लॉ से भी फाइंड करें, दोनों एग्जैक्टली सेम आने चाहिए। सो अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे होंगे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मसला है हमारे पास। लेकिन जब लोगों ने चेक किया तो ये दोनों लॉज आपस में कंपेटेबल थे, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए एक अच्छा एग्रीमेंट मौजूद है दोनों लॉज में। सो यहाँ तक तो हमें वाइन्स लॉ के अंदर भी कोई मसला नहीं आ रहा। लेकिन चूंकि कुछ टेम्परेचर ऐसे थे जहां पर वाइन्स लॉ को अप्लाई नहीं किया जा सकता, तो फिर लोगों ने सोचा कि शायद ये स्कीम ही गलत है कि हम इनको टेम्परेचर और वेवलेंथ वगैरह की सूरत में स्टडी कर रहे हो। हमें यहाँ पर एक इनको फिर किसी और फंक्शन की फॉर्म में डिस्कस करना चाहिए। अब लोगों ने एक नई मैथमेटिकल अप्रोच को फॉलो करना स्टार्ट कर दी थी, आप ये कह सकते हैं। अभी तक हम ये जितनी भी चीजें स्टडी कर रहे हैं, ये हम एक फंक्शन जिसको हमने JFT का नाम दिया है उसकी फॉर्म में स्टडी करना चाह रहे हैं। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, JFT आपके पास पावर रेडिएटेड है, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट फ्रीक्वेंसी बाय द ब्लैक बॉडी। तो लोगों ने सोचा कि हम इसे एक और आसान तरीके से स्टडी कर सकते हैं अगर हम इस सारी चीजों को पावर के टर्म्स में डिस्कस करने के बजाय स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में डिस्कस करें। अभी स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी से हमारे पास क्या मुराद है? हमने ये देखा था कि जब हम स्टेफन्स लॉ को इंटीग्रेट कर रहे थे फ्रीक्वेंसी के लिए, तो हमने उसको 0 टू इन्फिनिटी पर इंटीग्रेट किया था। हर फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एनर्जी भी होगी। इसका मतलब है कि आपके पास एनर्जी का एक पूरा स्पेक्ट्रम आएगा, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आएगा, ये डिस्क्रीट नहीं होगा। सो इसका मतलब है कि हम इस सारी चीज को एनर्जी के टर्म्स में भी तो डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि ये एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो इसको हम स्पेक्ट्रल एनर्जी का नाम दे रहे हैं। अब ये मैं डेंसिटी की तरफ आऊंगा कि यहाँ पर डेंसिटी से मुराद चाहिए, इस फंक्शन को डेंसिटी क्यों कहा जाता है। तो बहरहाल फिर लोगों ने इस फंक्शन को, इस सारे सिस्टम को स्पेक्ट्रल एनर्जी की फॉर्म में डिस्कस करना शुरू किया और उस फंक्शन को हम लोग नाम देते हैं UFT का।
तो हम सिर्फ जे को यू से एक तरह से रिप्लेस कर दिया, लेकिन ये फंक्शन हमारे पास बन जाता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, सॉरी क्योंकि ये वॉल्यूम है अब हमारे पास, सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी की वजह से पर यूनिट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन विद इन द ब्लैक बॉडी। सो ये आपके पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फ्रीक्वेंसी है। सो जिसकी इस पर यूनिट वॉल्यूम की वजह से हम इसको डेंसिटी का नाम दे रहे हैं, क्योंकि असल में ब्लैक बॉडी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, तो हमें वहां पर 3 डायमेंशंस के अंदर काम करना होगा। सो देन लोगों ने फिर एक्सपेरिमेंट्स किए और इनके दरमियान एक रिलेशन फाइंड कर लिया। हम उस रिलेशन को डिराइव करने की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का स्कोप नहीं है। सो लेकिन जब लोगों ने इसके ऊपर मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने जे और JFT और UFT के दरमियान, सो लेट मी कॉल दिस कि ये चीज इसके बराबर आ रही है। सो लोगों ने रिलेशन ये फाइंड किया कि ये चीज बराबर होती है UFT मल्टीप्लाई बाय C/4 के। सो C यहाँ पर आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है। सो फिर मजीद एक्सपेरिमेंट्स करके हमने UFT की वैल्यूज भी फाइंड कर ली। सो ये आपके पास जो यूनिवर्सल फंक्शन है, ये भी एक यूनिवर्सल फंक्शन है। सो हमारे पास ये यूनिवर्सल फंक्शन UF(t) बराबर आ गया। ये लोगों ने अगेन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये सारी चीजें फाइंड हुई थी। यहाँ पर अभी तक कोई किसी किस्म की थ्योरी इन्वॉल्व नहीं है। AF3 फ्रीक्वेंसी की पावर 3 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा F/t। इसे नाम देते हैं वाइन्स एक्सपोनेंशियल लॉ का। और यहाँ पर आपके पास जो A और बीटा हैं ये कांस्टेंट्स हैं, जिन्हें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फाइंड किया जाएगा। वैसे हमें पता है कि यहाँ पर बीटा किसके बराबर होता है, बीटा की वैल्यू 1/kBT के बराबर होती है। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये असल में। इसको वाइन्स डिस्प्लेसमेंट, इसको वाइन्स एक्सपोनेंशियल लॉ कहते हैं, और ये मैक्सवेल की थ्योरी से बहुत हद तक कंपैटिबल है। इसका फायदा सिर्फ ये हुआ था कि हमारे पास एक ऐसी अप्रोच आ गई थी जो पहले से मौजूद चीजों के साथ कंपैटिबल है, और इसने किसी किस्म की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं किया, इसने सिर्फ चीजों को समझने का तरीका थोड़ा सा आसान कर दिया था। और इसका इस एक लॉ का हमें कोई इसके अलावा फायदा नहीं था इसके अलावा। सो लेकिन इतनी सहूलियत के बावजूद मसाइल तो फिर भी वैसे के वैसे ही रहे। सो इन मसाइल से निपटने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आई, जिसको हम बिला मुबालिगा क्वांटम थ्योरी के फाउंडर्स में से एक कह सकते हैं, मैक्स प्लांक की तरफ से। आपने प्लांक का नाम प्लांक्स कांस्टेंट के तौर पर सुना होगा। ब्लैक बॉडी की प्रॉब्लम मुकम्मल तौर पर तब्दील होगी जब मैक्स प्लांक इस सारे आइडिया में एंटर हुआ। सो अब हम लोग 1900 का ईयर डिस्कस कर रहे हैं कि उस वक्त ब्लैक बॉडी के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हुई थी। सो प्लांक इसी तरीके से मुख्तलिफ फार्मूलाज को और मुख्तलिफ अप्रोचेस को देखता रहा था कि लोग एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या कर रहे हैं, और देन उसको ये भी पता लगा फिर इस सारे सिनेरियो के दरमियान कि वो जो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट का वाइन्स का एक कांस्टेंट था जिसको हमने UFT का नाम दिया है, ये प्रोपोर्शनल है टी पे। यानी कि उसके मुताबिक ये जो कांस्टेंट है ये असल में टी के प्रोपोर्शनल है, चाहे आपके पास सॉरी फॉर लॉन्ग लैम्डा और लो फ्रीक्वेंसी। सो प्लांक्स ने ये चीज एनालाइज की डाटा वगैरह को स्टडी करते वक्त, एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करते हुए, कि जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी वो असल में टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है जब आपके पास फ्रीक्वेंसीज कम होगी। फ्रीक्वेंसी से मुराद है जब एनर्जी कम होगी और वेवलेंथ आपके पास बहुत ज्यादा लार्ज होगी। और प्लांक को ये बात पहले से मालूम थी कि जो वाइन्स का लॉ है वो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो बिल्कुल ठीक रिजल्ट देता ही देता है। अब हमारे पास सीन ये है कि वाइन्स लॉ बिल्कुल ठीक काम करता है, एग्रीज
to experiments at हाई फ्रीक्वेंसीज। यानी कि हाई फ्रीक्वेंसीज और स्मॉल वेवलेंथ के ऊपर तो लॉ में कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग इस सिचुएशन में आते हैं वाइन्स लॉ फेल होना शुरू हो जाते हैं। सो देन प्लांक्स ने स्टडी करके ये चीज एनालाइज की कि असल में लो फ्रीक्वेंसी और लार्ज वेवलेंथ के ऊपर जो आपके पास स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी और टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। सो देन उसने वर्कआउट किया 2-3 सालों तक इन चीजों को, और वो एक फार्मूले के सामने है जिसको हम प्लांक्स ब्लैक बॉडी फार्मूला कहते हैं। सो इस फॉर्मूले की डेरिवेशन हम लोग नहीं चाहेंगे, ये असल में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डिराइव हम लोग करते हैं। ये जितना भी काम हो रहा है ये थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लॉज के थ्रू हो रहा है। चूंकि वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं, इसलिए मैं इन चीज़ों को डिराइव नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि हमारे पास ये प्रॉब्लम्स हैं क्या। इस फॉर्मूले में पहली बार उसने एच को इंक्लूड किया था जिसे हम लोग प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। ये काफ़ी टेक्निकल फार्मूला है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये कितना फ़ायदेमंद फार्मूला है और इससे ब्लैक बॉडी की प्रॉब्लम किस हद तक कितनी आसानी से रिजॉल्व होती है। एच एफ बाई के बी टी -1। So this is Planck's formula for black body radiation। अब ये अगर फॉर्मूला ठीक है तो फिर इसके लिए जरूरी है कि ये स्मॉल वेवलेंथ के ऊपर भी वही रिजल्ट दे और लार्ज वेवलेंथ के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स के साथ मैच करें। अब हम यहाँ पर, अच्छा मैं यहाँ पर एक दफ़ा लिख दूँ कि एच क्या चीज़ है। एच बेसिकली प्लांक्स कांस्टेंट है। जिसकी वैल्यू 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड है। आपके पास के बी जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। 1.380 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 जूल per Kelvin। This is Planck's constant and this is Boltzmann constant। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का एक रिलेशन भी हमारे पास है कि इसको बीटा से डिनोट किया जाता है अगर ये 1/k/bt के बराबर हो। जहाँ पर हम लोग बीटा यूज करते हैं उससे हमारा ये चीज होती है। और एक चीज याद रखनी की जितनी भी कैलकुलेशन होंगी इनमें टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लिया जाता है, किसी और यूनिट में नहीं। अब हमने चेक करना है कि ये वाला फार्मूला हमारे पास ठीक है या नहीं। इसके लिए जरूरी है कि ये स्मॉल और लॉन्ग वेवलेंथ के ऊपर एक्सपेरिमेंट के साथ एग्री करें। मैं इस वक्त दोबारा एक दफा ये फार्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पर। U ऑफ एफ टी हमारे पास आया था अकॉर्डिंग टू प्लांक्स रिलेशन 8 पाई एच F3 ओवर C3 1 ओवर एक्सपोनेंशियल माइनस एच एफ ओवर के टी। मैं आमतौर पर के बी को के से रिप्रेजेंट करता हूं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसको केल्विन के साथ मिक्स ना कर दें या किसी और कांस्टेंट के साथ। जब तक हम लोग ये कोर्स पढ़ रहे होंगे मैं असल में के बी को स्मॉल के या बाज़ वक़्त कैपिटल के से मिक्स कर देता हूँ, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब हम इसके ना कुछ स्पेशल केसेस स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं हाई फ्रीक्वेंसीज पर और देखते हैं कि क्या ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स के साथ एग्री करता है या नहीं करता। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आपके पास एक्सपोनेंशियल वाला जो फैक्टर है इसको बहुत ज़्यादा लार्ज होना चाहिए। इसको इस हाई फ्रीक्वेंसी पर आपके पास जब ये वाली सिचुएशन होगी तो आपके पास जो एक्सपोनेंशियल का फैक्टर इसके ऊपर आप अप्लाई करें मैक्लॉरेन सीरीज -1, ये नंबर प्रोपोर्शनल आ जाएगा, क्योंकि अगर ये वाला फैक्टर बहुत बड़ा होगा, अब चूंकि माइनस के साथ आ रहा है तो बाकी सारे नंबर्स नेग्लेक्ट हो जाएंगे और सिर्फ ये वाली चीज बचेगी आपके पास। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच एफ ओवर के टी के बराबर आ जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से डिनोमिनेटर में चला जाएगा, या आप सिंपल ये काम करेंगे इसको इस तरीके से लिख लें एक्सपोनेंशियल ऑफ -hf/kt -1 raised to power -1।
बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास +1 हो जाएगा। सो +1 होने के बाद अगर ये वाला नंबर अब आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये वाला नंबर बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली उसमें 1 ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10⁻9 में 1 ऐड कर दें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻9 के बराबर ही होगा। तो जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि हाई टेम्परेचर के ऊपर ये वाला फैक्टर सिर्फ और सिर्फ इसमें रिजॉल्व हो जाएगा। सो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास प्लांक्स फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है UFT विल बिकम कॉन्स्टेंट्स वैसे ही आ जाएंगे 8/HF3/C3 एक्सपोनेंशियल -HF/KT। और अगर आप चेक करें तो ये बिल्कुल वही रिलेशन है जो हमने वाइन्स एक्सपोनेंशियल लॉ में देखा था। बेसिकली वाइन्स एक्सपोनेंशियल लॉ ही है जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर डिराइव किया है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वाइन्स के लॉ में हमें मुख्तलिफ कॉन्स्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो अगर मैं यहाँ पर वाइन्स लॉ दोबारा लिखूँ तो वाइन्स लॉ हमारे पास था UF(t), क्योंकि वाइन्स ने सारा काम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू किया था तो लिहाजा उसने इस लॉ को इस फॉर्म में लिखा था एक्सपोनेंशियल -बीटा F/t के। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कॉन्स्टेंट्स मैटर नहीं करते कि उनकी वैल्यू क्या आ रही है, वो सिर्फ आपके ग्राफ में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होंगे या प्लस माइनस कर रहे होंगे। असल चीज बिहेवियर है। यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी की पावर 3 आ रही है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की पावर 3 है, और एक्सपोनेंशियल के अंदर फैक्टर -f/t का आ रहा है, एक्सपोनेंशियल के अंदर फैक्टर -f/t का आ रहा है। इट्स एन इंडिकेशन कि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम वाइन्स एक्सपोनेंशियल लॉ को रिकवर कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये कि क्या हम लो फ्रीक्वेंसीज पर स्टेफन्स लॉ को भी रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम दोबारा से प्लांक्स लॉ को देखते हैं एट लो फ्रीक्वेंसीज। सो लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आपके पास HF/KBT की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए 1 से। अच्छा, मुझे ऐसा करता हूँ, इसको अगले पेज पे लिख लेता हूँ। सो एट लो फ्रीक्वेंसीज HF/KT आपके पास बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए। जब ये आपके पास नंबर बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल में जो फैक्टर आ रहा है -HF/KT -1, इस पे देखते हैं कि इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसको चेक करने के लिए आप इस पे टेलर एक्सपेंड करें, या इसको जीरो के लॉन्ग अपने एक्सपेंड करना है तो वो मैक्लॉरिन एक्सपेंशन कहलाएगी। बहरहाल इसकी टेलर एक्सपेंशन आपके पास इसके बराबर आएगी। तो ये आप लोग आप कैलकुलस वगैरह पढ़ चुके हैं, आप लोगों को अंदाजा है कि कैसे करना है। सो -1, ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो गए आपस में, आपके पास ये चीज़ आ गई 1/HF/KT। सो ये आपके पास बन गया KT/HF। सो अब हम प्लांक्स लॉ को लिख सकते हैं दोबारा से। प्लांक्स लॉ असल में हमारे पास आ रहा था FT 8/HF3/C3 1/exponential -HF/KT -1। सो ये चीज़ आपके पास बराबर आ गई U, मैं दोबारा अगर लिख देता हूँ 1 मिनट, 8/HF3/C3 मल्टीप्लाई बाय KT/HF। इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो UFT आपके पास बराबर आ जाएगा 8/f²/C3 KT। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये जो हमने रिलेशन निकाला है ये एग्जैक्टली यही चीज़ शो कर रहा है कि एट लो फ्रीक्वेंसीज और लॉन्गर वेवलेंथ्स UFT इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर कहीं पर लिखा था ये चीज़।
तो यहाँ पर अभी हम यही चीज देख के आए हैं कि एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बता रहे थे कि लॉन्ग वेवलेंथ या लो फ्रीक्वेंसी या लो एनर्जीज के लिए आपके पास स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आनी चाहिए थी, और हाई फ्रीक्वेंसी पर वो वाइन्स लॉ रिकवर करती, वाइन्स लॉ से एग्री कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि जो प्लांक्स का फार्मूला है वो आपके पास वाइन्स लॉ को भी रिकवर करके दे रहा है, और वो हमें हाई वेवलेंथ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। सो प्लांक्स के ने इस वर्क ने बहुत हद तक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया था। लेकिन फिर लोगों ने सो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले आप लोग मुझे बता दें कि कोई पॉइंट ऐसा है जो यहाँ पर समझ नहीं आया आप लोगों को। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, दैट्स फाइन। सो अब हमें असल में प्लांक्स के वर्क को हम दोबारा से एक दफा से रीस्टडी करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। अभी तक ये जो सारा वर्क प्लांक ने किया था ये असल में एक कह लें कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स को सिर्फ साबित, एक्सपेरिमेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए थे कि एक्सपेरिमेंट्स कुछ प्रपोज कर रहे थे, और हमारे पास कोई मैथमेटिकल स्कीम नहीं थी जो उन एक्सपेरिमेंट्स को साबित कर सके। सो देन प्लांक्स अपने इस आइडिया के साथ आया, लेकिन देन बाद में जब लोगों ने इसको स्टडी किया, प्लांक ने भी जब इसको दोबारा स्टडी किया तो ये साबित हुआ कि इस इक्वेशन के जो फॉर्मूला हमने लिखा है प्लांक्स एनर्जी फार्मूला, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं। ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते आ रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं, और ये कुछ ऐसी चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि प्लांक ने अभी तक इस फार्मूले को जो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किया था वो कोई किसी थ्योरी के मायार पे पूरा नहीं उतरते थे। तो जरूरी था कि इसको एक थ्योरी के मायार पे पूरा उतारा जाए, उसके लिए हमें कुछ एजम्पशंस देनी थी, ऐसी एजम्पशंस जो किसी थ्योरी का खासा हो सकती है। मसलन कि न्यूटन ने जिस तरीके से अपने लॉज दिए कि वो लॉज आप डिराइव कर सकते हैं कैलकुलस को इस्तेमाल करके। आप आइंस्टीन की इक्वेशंस को, रिलेटिविटी की इक्वेशंस को लॉ कैलकुलस को इस्तेमाल करके डिराइव कर सकते हैं। पीछे एक फिजिकल रीजन है जो बताती है कि असल में ये काम ऐसे ही हो रहा है नेचर में। तो अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि प्लांक ने फॉर्मूला किस बुनियाद पर दिया। हम ठीक है, हम मैथमेटिक्स में कुछ लिख सकते हैं और देन उसको सिंप्लीफाई करें, हम आखिर में इस फार्मूले पर पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिर इस फार्मूले का फिजिक्स के अंदर मतलब क्या है, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। सो उस इंटरप्रिटेशन को स्टडी करने के लिए हमें अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए, और हम देखते हैं कि प्लांक्स इस चीज को किस तरीके से मतलब कि लेके चला था। सो ये हमारे पास अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्लांक्स के आइडिया से द क्वांटम ऑफ एनर्जी को। प्लांक्स की जो ओरिजिनल जस्टिफिकेशन थी वो काफी हद तक एब्स्ट्रैक्ट थी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है वो सिर्फ मैथमेटिक्स के थ्रू उसने ड्राइव की थी, और उसमें कुछ आर्गुमेंट्स इन्वॉल्व थे। वो आर्गुमेंट्स एंट्रोपी से आ रहे थे हमारे पास, वो आर्गुमेंट्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से थे, थर्मोडायनामिक्स से थे, और मतलब उस वक्त जो भी अवेलेबल टूल्स थे उनसे लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, और देन एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मुलेशन बारल प्लांक ने बना ली थी। अब इसको, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम किस तरीके से करेंगे, हम उसी इंटरप्रिटेशन को स्टडी कर रहे हैं जो प्लांक्स ने उस वक्त एज्यूम की थी। सो प्लांक्स के मुताबिक जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो असल में वाइब्रेटिंग सब एटॉमिक इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, जिन्हें उसने रेजोनेटर्स का नाम दिया है। यानी कि आखिर एक किसी भी ब्लैक बॉडी को ऐसा क्या मसला है उसके साथ कि उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करवाएं तो वो रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर देती थी। आखिर दरमियान में ऐसा क्या प्रोसेस हो रहा है। सो प्लांक्स ने इसका हल ये सोचा कि जो ब्लैक बॉडी वो असल में कुछ सब एटॉमिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस से मिलकर बनी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि जिस वक्त प्लांक ये काम कर रहा था उस वक्त इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे, तो हमें पता था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो प्लांक ने सोचा कि हो सकता है कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे हों, देन वो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन की वजह से वो अपनी एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर कर देते हैं, और इस तरीके से एनर्जी आके एमिट हो जाती है। सो ये एक आइडिया था प्लांक्स के जहन में आया था, और इस इन वाइब्रेटिंग सब एटॉमिक इलेक्ट्रिक चार्जेस को
सॉरी, मुझे यहाँ पर सब एटॉमिक नहीं कहना चाहिए, ज्यादा बेहतर वर्ड ये है कि मुझे इसको सब माइक्रोस्कोपिक कहूँ। सॉरी, सो ये ज्यादा अच्छा वर्ड है इस काम के लिए। सो सब माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस थे जिनको उसने रेजोनेटर्स कहा था। और उसने उसने ज्यूम किया कि अगर आपके पास ये कोई एक ब्लैक बॉडी की वॉल्स हैं, इस वॉल्स में बिलियंस ऑफ रेजोनेटर्स होंगे। सो कोई भी जो ब्लैक बॉडी वो बिलियंस ऑफ रेजोनेटर से मिलकर बनी है। हर रेजोनेटर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। सो अगर कोई चीज वाइब्रेट कर रही हो तो हम उसको ऑसिलेटर के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको ऑसिलेटर के तौर पर अंडरस्टूड कर सकते हैं। सो बेसिकली इनको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स भी कह सकते हैं। सो प्लांक्स के मुताबिक ब्लैक बॉडी बिलियंस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर से मिलकर बनी है। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? आसान जुबान में आप इसको समझ लेंगे कि मैस स्प्रिंग सिस्टम है। तो जो मैसेज आपस में कनेक्टेड होते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो इसी तरह एटम्स भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो एटम्स वाइब्रेट करते रहते हैं। उन वाइब्रेशंस को, उस सिस्टम को हम लोग हार्मोनिक, उन वाइब्रेशंस को हार्मोनिक ऑसिलेशंस कहते हैं, और उस सिस्टम को हार्मोनिक ऑसिलेटर कहा जाता है। उसी चीज को प्लांक ने रेजोनेटर कहा है। सो हार्मोनिक ऑसिलेटर फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में से एक है, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स में से एक है। शायद ही कोई कोर्स ऐसा हो जिसमें आप लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को स्टडी ना करें। हम लोग क्वांटम फिजिक्स में भी कोई 3-4 दफा इसको मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर स्टडी करेंगे बहरहाल। सो प्लांक्स के मुताबिक कोई भी ब्लैक बॉडी बिलियंस ऑफ रेजोनेटर से मिलकर बनी है। उस वक्त लोगों को नहीं मालूम था कि इन रेजोनेटर्स की नेचर क्या है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन उस वक्त नहीं थी। लेकिन एक बात सबको पता थी कि इनमें से हर रेजोनेटर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। सो अगर आपके पास बिलियंस ऑफ रेजोनेटर्स हैं तो इसका मतलब वो कि वो बिलियंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर रेजोनेट कर रहे हैं। शुरू में भी हमने फ्रीक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रम लिया था वो 0 से इंफिनिटी तक लिया था। तो इसका मतलब है कि हर रेजोनेटर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगा। सो अब यहाँ पर जिस फ्रीक्वेंसी से मैं अब यहाँ पर दोबारा से हम मैक्सवेल के आइडिया को बीच में इंसर्ट करते हैं, वो ये था कि मैक्सवेल के मुताबिक जो चीज जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी एमिट भी करेगी। सो क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक, क्लासिकल मैक्समिलियन थ्योरी के मुताबिक जो एनर्जी है वो असल में प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो अगर आपके पास एक रेजोनेटर हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी f1 है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी f1 होगी। अगर किसी चीज की एनर्जी, किसी की बॉडी, किसी रेजोनेटर की फ्रीक्वेंसी f2 है तो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी E2 होगी। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई fn रेजोनेटर है और वो किसी fn फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी n होगी। अब देखें, शुरू में हमने बात की थी कि हम चीजों को रिलेट कर रहे थे लैम्डा और टी के साथ जब तक ब्लैक बॉडी को स्टडी करते आ रहे थे। लेकिन अब प्लांक ने उनको अंडरस्टैंड करने का, उनको समझने का तरीका थोड़ा सा तब्दील कर दिया। वो क्या कह रहे हैं कि अब हमने इनको वेवलेंथ और टेम्परेचर की फॉर्म में नहीं लेना, हम एज्यूम करेंगे कि ब्लैक बॉडी रेजोनेटर से मिलकर बनी है, हर रेजोनेटर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं, और चूंकि आपके पास अरबों की तादाद में रेजोनेटर्स हैं तो एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन सिस्टम के अंदर अरबों की तादाद में ही फिर फ्रीक्वेंसीज एमिट हो रही होंगी। वो फ्रीक्वेंसीज मिलकर ही एक ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बना रही हैं। एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें हर तरह की फ्रीक्वेंसी मौजूद है, इंफ्रारेड से लेकर अल्ट्रा वायलेट तक, विजिबल से लेकर गामा रेज तक, उसमें हर तरह की फ्रीक्वेंसी इंक्लूड है आपके पास। सो यहाँ से प्लांक्स ने अपना एक फेमस थ्योरम पर, फेमस फार्मूला प्रपोज किया कि ये जो एनर्जी एमिट होगी ये जो एनर्जी एमिट होगी ये कंटिन्यूस फॉर्म्स के अंदर नहीं होगी। इस एनर्जी को इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए खास वैल्यू का। और ये जो हम कह सकते हैं कि अ, ये जो एनर्जी असल में, ये एनर्जी इंटीजर मल्टीपल है एच एफ का। अगर आपके पास एन रेजोनेटर्स हैं तो यहाँ पर एन हम एन लगा देंगे। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं दोबारा से इन सारी चीज़ों को सम अप करता हूँ, एक दफ़ा रिव्यू करता हूँ कि आइडिया क्या था। सो प्लांक्स ने अपना आइडिया कि बिलियंस ऑफ रेजोनेटर्स हैं और वो हर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते आ रहे हैं। अब उस दौर में मैक्सवेल का आइडिया ये था कि हर ऑसिलेटर किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर अगर ऑसिलेट कर रहे हैं तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंगली एक खास एनर्जी ही एमिट करनी चाहिए। So, ये मैक्सवेल की थ्योरी का आइडिया था जिसको मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। देन क्लासिकल मैक्समिलियन थ्योरी, मैक्सवेल का ही एक, मैक्सवेल की इस थ्योरी को अगर हम एक्सटेंड करें तो हमारे सामने ये चीज आती है कि कोई भी ऑसिलेटर जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ होगी वो एनर्जी की
कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और अगर आप उसकी एम्पलीट्यूड को चेंज कर दें तो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। या अगर एक फ्रीक्वेंसी, अगर आपका एक सिस्टम किसी फ्रीक्वेंसी f1 पे ऑसिलेट कर रहा है, तो उसने एनर्जी एमिट कर दी, अब डेफिनेटली अब अगली बार वो सेम एनर्जी को तो एमिट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो एनर्जी का रिसोर्स है वो ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है। सो अगली बार उसकी एमिट होने वाली एनर्जी कम होगी, तो कॉरस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। सो अगर हम ये कहें कि इनिशियली फ्रीक्वेंसी उसकी f1 थी, अब उसकी फ्रीक्वेंसी f2 होगी, तो दरमियान में कुछ ना कुछ चेंज तो आई है, डेल्टा f, तो जिसको हम f2 माइनस f1 कह रहे हैं। सो देन कॉरस्पॉन्डिंग चेंज फिर एनर्जी में भी आनी चाहिए, जिसको हमने E2 माइनस E1 का है। प्लांक्स का आइडिया यहाँ पर ये था कि जो एनर्जी के अंदर चेंज आ रही होगी, ये चेंज रैंडम नहीं हो सकती, ये कंटिन्यूस नहीं हो सकती, इस चेंज को डिस्क्रीट होना चाहिए। यानी कि ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर n की वैल्यू कोई भी हो, यानी कि अब यहाँ पर n फ्रीक्वेंसी 0 टू इन्फिनिटी पे जा सकती है, लेकिन n की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी पे नहीं जा सकती। 0 टू इन्फिनिटी पे ना जाने का मतलब ये है कि ये नहीं कि n कभी 0 वैल्यू ले रहा है, फिर 0.1 ले रहा है, फिर 2 ले रहा है, फिर 2.1 ले रहा है, फिर 3.12 ले रहा है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यूज डिस्क्रीट होनी चाहिए। सो हम ये कह सकते हैं कि हर रेजोनेटर की जो एनर्जी होगी अकॉर्डिंग टू प्लांक्स आइडिया एन एच एफ के बराबर होगी, जहां पर आप n की वैल्यू इंटीजर मल्टीपल है एच एफ का। सो ये चीज शो करती है कि ब्लैक बॉडी में जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्क्रीट होता है, एनर्जी के अंदर आने वाली चेंज कंटिन्यूस नहीं हो सकती, और जो चेंज इन एनर्जी है वो फिर डेफिनेटली आपके पास किसी कांस्टेंट एच एफ के बराबर होगी। अगेन यहाँ पर जो एच है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। सो हम कह सकते हैं कि आपके पास रेजोनेटर कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं ले सकता, कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज नहीं कर सकता अपनी टोटल एनर्जी में से। अगर आपके पास टोटल एनर्जी 10 है, तो ऐसा नहीं है कि वो इनमें से कोई भी 10 जाउल में से कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज कर दे। वो एक खास एक स्पेसिफिक चंक है एनर्जी का, या स्पेसिफिक बिट है एनर्जी की, जो उसे एमिट या एब्जॉर्ब करनी होगी, और वो जो चंक होगा वो हमेशा एच एफ का इंटीजर मल्टीपल होगा। या तो वो 1 HF होगा, या वो 2 HF होगा, या वो 3 HF होगा, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को हम ग्राफ्स के थ्रू या अलाउड एनर्जी लेवल्स के थ्रू ये इस तरीके से बना सकते हैं कि आपके पास किसी एटम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। सो यहाँ पर हम ये आपके पास 0 1, ये ग्राउंड स्टेट है, ये पहली एक्साइटेड स्टेट, ये दूसरी एक्साइटेड स्टेट, ये तीसरी, ये चौथी, और इसी तरीके से हम यहाँ पर जाते जा रहे हैं। अब n की वैल्यू इन्फिनिटी तक, टू n इक्वल्स इन्फिनिटी, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, चाहे इन्फिनिटी तक जाए लेकिन रहेगा ये इंटीजर मल्टीपल में, कंटिन्यूस नहीं है, और ये आपके पास एनर्जी इस तरीके से इंक्रीज कर रही होगी। सो प्लांक्स के आइडिया के मुताबिक एनर्जी लेवल ये बनेंगे कि इन दो के दरमियान ट्रांजिशन हो सकती है, क्योंकि इस स्टेट की एनर्जी 0 HF है, इसकी 1 HF है, तो बेसिकली ये स्टेट 0 HF पे होगी, ये 1 HF पे होगी, ये 2 HF पे होगी, ये 3 HF है, इसकी एनर्जी 4 HF है। इसी तरीके से इनके दरमियान टू वे ट्रांजिशन पॉसिबल है कि अगर एटम को 0 से 1 स्टेट में जाना है तो उसको HF अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एब्जॉर्ब करनी होगी। ऐसा नहीं मुमकिन कि वो हाफ HF को एब्जॉर्ब करे और स्टेट 1 में चला जाए। इसी तरीके से अगर वो लेवल 1 से लेवल 0 पर आना चाहता है तो ये मुमकिन नहीं है कि वो कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करे और फॉरन ग्राउंड स्टेट में आ जाए। जब तक वो 1 HF अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं करेगा वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आ सकता। सो ये असल में शो करता है कि एनर्जी का स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होता है। सो इनके दरमियान, इन स्टेट्स के दरमियान टू वे ट्रांजिशन पॉसिबल है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये ट्रांजिशन इस तरीके से भी हो सकती है, ये इस बात आप वो डायरेक्ट 0 से 2F में भी जा सकते हैं, और तो वो दरमियान में कुछ देर के लिए स्टे लाजमी करेगा, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन होगा जब वो 2 HF एनर्जी को रिलीज करे या 2 HF एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। सो डायरेक्ट जंप किसी भी स्टेट में कर सकता है, लेकिन वो एनर्जी का जो डिफरेंस है डेल्टा ई, वो हमेशा HF के बराबर ही रहना चाहिए, दो या NHF के बराबर रहना चाहिए। सो प्लांक्स के इस आइडिया ने शो किया कि एनर्जी असल में डिस्क्रीट होती है।
हमें एनर्जी का स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट कंसीडर करना चाहिए। तो यहां तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन? हम बस अब एंड करने लगे हैं इसको, थोड़ा सा हमारा एक दो चीजें और है कि डिस्कस करने वाली। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं सर, फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं। अब मैं सारे आइडिया को समअप करता हूँ, डैम उससे रेलिवेंट दोबारा से अपने ब्लैक बॉडी के फार्मूले पर उसको लेके आते हैं। अब तक का प्लान का आइडिया ये था कि आप ब्लैक बॉडी के कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी को हम स्टडी कर सकते हैं वाइब्रेटिंग रेजोनेटर्स की मदद से, जो कि डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर मौजूद हैं। प्लांक के मुताबिक ब्लैक बॉडी के कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को वाइब्रेटिंग रेजोनेटर्स की मदद से स्टडी किया जा सकता है, जिनमें से हर रेजोनेटर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट कर रहे हैं और डिफरेंट एनर्जीज एमिट कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम होगा इन वाइब्रेटिंग रेजोनेटर्स की एनर्जी का, जिसको हम स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी कह रहे हैं, ये एनर्जी डेंसिटी का जो स्पेक्ट्रम होगा, ये जो आपके पास एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो असल में डिस्क्रीट होगा। हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को डिस्क्रीट फॉर्म्स में स्टडी कर रहे हैं। फिनोमेना कंटिन्यूस था, लेकिन प्लांक के आइडिया के मुताबिक उसको डिस्क्रीट फॉर्म्स के अंदर स्टडी किया जा सकता है। ये एक रेवोल्यूशन थी असल में उस दौर में, जिसने क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद रखी। अब हम इस एक्विलिब्रियम को कंसीडर करेंगे, इस चीज को, इस पॉइंट को जहन में रखेंगे, और जो हमारा इनिशियल आर्गुमेंट था स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी वाला, उसको इस फिजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हम करना ये चाह रहे हैं कि स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, हम यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमने किसी तरीके से यू एफ टी को रिलेट करना है रेजोनेटर्स की एनर्जी के साथ। अभी तक हमने ऐसा कोई फार्मूला नहीं देखा जिसमें हम स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी को ही रेजोनेटर्स के साथ रिलेट कर सकें। प्लांक्स के आइडिया के मुताबिक हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आता है कि हम यू एफ टी को इक्वेट कर सकते हैं ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसकी वजह से मुझे यहाँ पर डी एफ लगाना होगा। ई बार से मुराद एवरेज एनर्जी है। जितने भी रेजोनेटर्स होंगे उनकी जो एवरेज एनर्जी होगी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रेजोनेटर्स। अब ये फार्मूला असल में बता क्या रहा है, आप थोड़ी देर के लिए डी एफ को भूल जाएं। डी एफ ये बता रहा है कि ये चीज़ असल में इसके बराबर है। तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है वो बराबर है एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स। जितने भी टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स लगे हुए हैं और जो इनकी एवरेज एनर्जी है, उसका जो मल्टीपल होगा आपके पास, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको सिस्टम की स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी देगा। और चूंकि हम ये सारा काम पूरी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, डीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट, कि ये आपने जिन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इसकी एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट किया हुआ है। हम ये बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ लिखने का मतलब ये है कि आप ये सारा काम कर रहे हैं एफ और एफ प्लस डी एफ के दरमियान। ये इनिशियल कोई फ्रीक्वेंसी थी, उसमें कोई चेंज आई तो आप उनके दरमियान असल में उसकी स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के दरमियान सिस्टम की जो एवरेज एनर्जी होगी उसको हमने ई बार का है, और जितने रेजोनेटर्स इस फ्रीक्वेंसी के दरमियान ऑसिलेट कर रहे होंगे उसको हमने एन ऑफ एफ कहा है, यानी कि नंबर ऑफ टोटल रेजोनेटर्स। इस फॉर्म अब देन प्लांक्स ने थोड़ी सी और कैलकुलेशन की, और ये आप लोग होमवर्क में करेंगे भी डिराइव। हम लोग थोड़ा सी मेहनत करके एन एफ की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। प्लांक्स ने टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स को कैलकुलेट करने का तरीका भी इस तरीके से निकाल लिया था, और जब आप इसको कंपेयर करेंगे पुराने फार्मूलाज के साथ तो आपके सामने आएगा कि ये चीज़ तो बराबर है 8 पाई एफ स्क्वेयर C3 डी एफ से।
सो ये इस फार्मूले के जरिए हम टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो रेजोनेटर्स जो इस फ्रीक्वेंसी रेंज के दरमियान ऑसिलेट कर रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स असल में प्रोपोर्शनल हैं एफ स्क्वेयर के। सो अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि नंबर ऑफ रेजोनेटर्स जो होते हैं एफ स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आप करें ये कि इस रिजल्ट को उठा के इस इक्वेशन में इंसर्ट कर दें। सो मैं ये ना काम यहीं पर ही कहीं करता हूँ। ओके, सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। पुट इक्वेशन नंबर 2 into 1। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इंसर्ट करें तो आपके पास यू एफ टी बराबर आएगा ई बार 8 बाई एफ स्क्वेयर ओवर C3 डी एफ के। सो अल्टीमेटली हमारे पास प्लांक्स थ्योरी में, प्लांक्स आइडिया ऑफ ब्लैक बॉडी में स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन आ गया। और ये हम सो ये चीज़ शो करती है कि स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के एफ स्क्वेयर और ई बार के प्रोडक्ट के। सो अगर मैं यहाँ पर स्क्वेयर ना भी लिखूँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली दिस रिजल्ट शोज दैट स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी is proportional to the product of the frequency squared and the average oscillator energy। अब यहाँ पर आप बहुत इजीली एक चीज को इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती जाएगी, आपका जो फंक्शन होगा यू ऑफ एफ ऑफ टी वो जीरो को अप्रोच करता जाएगा। आपने इसको इस चीज को चेक करना है, इसके इस बात का मतलब क्या है। मैं कह ये रहा हूँ कि सिंस मुझे यहाँ पर एक मिनट, मैं अगर लिखूँ यहाँ पर तो आपने इस बात को ना चेक करना है। मैं इसको शायद असाइनमेंट में इंक्लूड भी करूँ। हमें ये पता है कि एट हाई फ्रीक्वेंसीज स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है वो जीरो को कॉरस्पॉन्ड करती है। ये हमने पीछे साबित किया था, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हमें बता रहे थे। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो आपके पास इसको भी ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए। आपके पास एवरेज एनर्जी ज़ीरो, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर एवरेज एनर्जी ज़ीरो हो जानी चाहिए, या कह लें कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होनी चाहिए एवरेज एनर्जी। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट सिंस spectral energy density approaches zero at high frequencies, then average energy of all the resonators must become extremely small when the frequency becomes high। ये प्लांक्स की थ्योरी हमें बता रही है। सो ये अगेन ये चीज अगेन प्रॉब्लमेटिक है। कैसा क्यों हो रहा है कि हमें पता है कि जब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा एनर्जी एमिट होनी चाहिए, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी भी ज्यादा आनी चाहिए। लेकिन ये रिलेशन आपको ये बता रहा है कि जब आपके पास एफ ऑफ टी ज्यादा होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी भी क्योंकि जब आप इस नंबर को हाई फ्रीक्वेंसीज पर इस नंबर को जीरो करेंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज बनेगी और यहाँ पर कोई फैक्टर आ रहा होगा, तो उसके लिए जरूरी है कि ये कोई उसी वक्त बैलेंस्ड होगी जब ये वाला फैक्टर भी जीरो को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा हो। सो ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है क्योंकि प्लांक्स ओरिजिनली ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन थोड़ी सी अब्सर्ड आ रही है, प्रॉब्लमेटिक आ रही है। सो इस इशू को नाम दिया जाता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी पर ओरिजिनेट होता है, इस चीज को हम लोग नाम देते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ का। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में जो हमारी प्रॉब्ली कल होगी। कल या हम वो भी मैं शफकत से पूछ के इसका टाइम फाइनल कर दूंगा। सो अगली क्लास में हम लोग इस अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ को डिस्कस करेंगे कि इस बात का मतलब क्या और हम इस चीज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें क्या प्लांक्स के फार्मूले में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, क्या प्लांक्स का आइडिया गलत है या इसमें कुछ और मसाइल हैं। सो
ये ब्लैक बॉडी का एक इंट्रोडक्शन था, कुछ क्लासिकल ओवरव्यू था जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा हूँ। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।